आदाब। आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम मालवा के ऐतिहासिक शहर पिपरिया में मौजूद है। पिपरिया की बात करें तो ज़िला होशंगाबाद का एक हिस्सा है, लेकिन आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के हालात पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें बड़ा फ़र्क नज़र आता है। दोस्तों, आइए प्रोग्राम के पहले से हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि पिपरिया का इतिहास क्या है। हिंदुस्तान की वस्त में वाक़ई मध्य प्रदेश का ज़िला होशंगाबाद का कदीम शहर पिपरिया अपनी तमाम रानाइयों के साथ अपने जिंदा दिली के लिए मुल्क व बैरून मुल्क में मशहूर है। पिपरिया मध्य प्रदेश के ज़िला होशंगाबाद का एक कदीम तारीख़ी शहर है। इसे मध्य प्रदेश के ज़िला होशंगाबाद में एक टाउन की हैसियत हासिल है। पिपरिया एक ऐसे मकाम पर वाक़ है जहाँ से सड़क और रेल दोनों रास्तों से बआसानी जाया जा सकता है। सड़क के ज़रिए इसकी दूरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 114 किलोमीटर है, जबकि रेल मार्ग से इसकी दूरी 153 किलोमीटर के करीब है। पिपरिया जबलपुर, भुसावल और हावड़ा मुंबई रेलवे के ट्रैक के किनारे मौजूद है। मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, हावड़ा जाने वाली ट्रेनों का गुजरना यहाँ से होता है, बल्कि ये ट्रेनें यहाँ रुकती भी हैं। यही नहीं, सयाहत का बड़ा मरकज़ पचमढ़ी यहाँ से महज 58 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पिपरिया मध्य प्रदेश के ज़िला होशंगाबाद का एक अहम हिस्सा है। होशंगाबाद भोपाल से महज 70 किलोमीटर के फासले पर नर्मदा नदी के जुनूबी साहिल पर आबाद है। होशंगाबाद अपने कुदरती हुस्न के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हिंदुस्तान में नदियों को माँ का दर्जा हासिल है। नर्मदा नदी हिंदू अकीदतमंदों के लिए माँ का दर्जा रखती है। इसके साहिल पर कितनी तहजीबों का विकास हुआ, यहाँ कितनी कौमों की नशोनुमाई हुई, तारीख के अवराक से वाज़े है। नर्मदा कल भी एहतराम का दर्जा रखती थी और आज भी इसका तक़द्दुस बरकरार है। लिहाजा नर्मदा के आंचल में जन्म लेने वाले हर बाशिंदे के कानों में पैदा होते ही हर हर नर्मदे और जय माँ नर्मदे के मधुर नारे गूंजने लगते हैं। नर्मदा घाट की सीढ़ियों पर बैठकर जब एक अकीदतमंद नर्मदा की लहरों को निहारता है और सामने कोहे विंध्याचल से इसकी आंखें दो चार होती हैं, तो यकीन मानिए रूह की बेचैनियाँ काफूर हो जाती हैं। होशंगाबाद मालवा सुल्तान होशंग शाह के नाम पर आबाद है। इस तारीख़ी शहर को होशंग शाह के बड़े बेटे गजनी खान ने आबाद किया था, लेकिन पिपरिया की वजह तस्मिया हमें तारीख़ में कहीं पढ़ने को नहीं मिलती है। लेकिन इस शहर की जितनी भी तारीख़ पढ़ने को मिलती है, इससे अंदाज़ा होता है कि पिपरिया मुश्तरका तहज़ीब के संगम की हैसियत रखता है और यहाँ पर इब्तिदा से ही सभी कौमों के लोग बाहमी तौर पर मिलजुल कर रहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आप खुद सुनिए। देखिए, जहाँ तक पिपरिया की बात आप करें तो रियासती दौर में पिपरिया तकरीबन एग्जिस्टेंस में नहीं था। इसका इतिहास सिर्फ 150 बरस पुराना है और 150 बरस पुराने इतिहास में बिलखुसूस पिपरिया का नामो निशान एक देवगांव के रूप में था, जो कि एक नाले के एक छोटी सी नदी के किनारे बसा हुआ था, जिसमें बमुश्किल तमाम 10-15 टपरियाँ थीं, छोटे से मकानात थे, झुग्गियाँ थीं। मगर 1870 में जब रेलवे लाइन गुजरी यहाँ से बॉम्बे कलकत्ता के लिए, उस वक्त के बाद से इसकी सिचुएशन, इसकी स्थिति बदलना शुरू हो गई और सिचुएशन ऐसी बदली कि ये देवगांव और पिपरिया, जो आज देवगांव तो पिपरिया के नाम से था और इतवारा बाज़ार का जो क्षेत्र है वो पौसार के नाम से जाना जाता था। तो पुराने जो लोग हैं वो आज भी पिपरिया को पौसार के नाम से पुकारते हैं, पौसार पिपरिया। जहाँ पीपल के दरख्त ज़्यादा होते हैं उस जगह को धीरे धीरे पिपलिया हो जाता है, वो जहाँ ज़्यादा पीपल का जमावड़ा है। पिपरिया में भी थे किसी ज़माने में। पिपरिया सतह समंदर से 328 मीटर की बुलंदी पर आबाद है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक पिपरिया की कुल आबादी 1,41,000 थी। नई मरदमशुमारी में ये तादाद बढ़ गई है। पिपरिया की कुल आबादी में 53% मर्द और 47% ख्वातीन की आबादी है। पिपरिया एक छोटा सा शहर ज़रूर है, लेकिन अगर यहाँ पर शराख्वानदगी की बात करें तो 61% है। पिपरिया का मौसम हमेशा खुशगवार रहता है। पिपरिया पचमढ़ी के दामन में वाक़ है। कुदरती तौर पर
तमाम वसाइल से माला माल पिपरिया आज़ादी के बाद तरक्की की राह का तय नहीं कर सका। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश की तश्कील के बाद सूबे में जिन पार्टियों की हुकूमत कायम हुई, पिपरिया ही क्या ज़िला होशंगाबाद भी इनकी तरक्की का मरकज़ नहीं बन सका। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के जब तरक्की पजीर ज़िले और शहरों की बात की जाती है तो इसमें हमें कहीं ज़िला होशंगाबाद और इसके कदीम टाउन पिपरिया का नाम देखने को नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश हुकूमत के दोहरे रवैये से यहाँ के लोग सख्त नाराज़ हैं। इस सिलसिले में क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। मेरी नज़र में ना तो कांग्रेस ने कोई काम किया है मुस्लिम तबके के लिए और ना आज बीजेपी कोई काम कर रही है। सारी बातें जो हैं दिखावा और एक किस्म का प्रोपेगेंडा है। हम तब मानेंगे कि जब हमें कोई भी पार्टी हमारे जो कमज़ोर वर्ग के मुस्लिम भाई हैं उनको सहायता मुहैया करा दे, वो आगे बढ़ जाएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शिक्षा की भी कमी है, इस वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हमारे यहाँ इस बात की कमी है और ये ज़रूरी है कि मुसलमान जो यहाँ शिक्षित है और जो मुसलमान यहाँ अच्छा बिजनेसमैन है, जो लैंडलॉर्ड हैं, उनको आगे आने चाहिए और हमारे गरीब तबके के लोगों को बेदार करना चाहिए, उनको उठाना चाहिए, उनको सहायता कराना चाहिए, कैसे भी मुहैया कराएं, लेकिन उनको मदद करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिपरिया की। यहाँ पर आज़ादी के बाद जितनी भी पार्टियों की हुकूमतें आई हैं सभी ने दावे और वादे तो बहुत किए, लेकिन पिपरिया के डेवलपमेंट की बात करें तो पिपरिया आज तक भी पसमानदा है। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। होशंगाबाद में दरियाए नर्मदा के जनूबी किनारे होशंगाबाद से 50 किलोमीटर दूर बसा तारीखी टाउन पिपरिया कई मानों में अहमियत का हामिल है। वस्त हिंद के खित्ते में वाक़ ये पिपरिया गोंडवाना इलाके का एक हिस्सा तारीखी टाउन सूबे मध्य प्रदेश का एक हिस्सा भी है। गोंडवाना इलाके का ज़्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। यहाँ पर मुस्लिम तहजीब के नक़ूश हमें सूफिया की आमद से मिलते हैं। गोंड हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदे हैं और इनका रिश्ता द्रोड़ कौम से मिलता है। यहाँ पर मुख्तलिफ अवक़ात में मुख्तलिफ हुक्मरानों की हुकूमतें रही हैं। खिलजी, तुगलक से लेकर मुग़ल, मेरठा और अंग्रेज़ों ने भी इस इलाके में अपना इक़्तिदार कायम किया था। आज़ादी के बाद जब नया सूरज तुलू हुआ तो यहाँ के लोगों को भी ये उम्मीद हुई थी कि उनकी किस्मत का सितारा चमकेगा, लेकिन इनका ये ख्वाब आज तक हकीकत में नहीं बदल सका। हालांकि यहाँ की आबादी में 75% हिंदू आबादी बूदोबाश करती है। 18% के करीब मुस्लिम और 7% दूसरी अक़वाम के लोग रहते हैं। पिपरिया शरह ख्वानगी की बात की जाए तो यहाँ पर मजमूई शरह ख्वानगी में हमें 61% देखने को मिलती है, लेकिन इस शरह ख्वानगी में मुस्लिम ख्वानगी की बात करें तो वो इंतहाई मायूस कुन है। पिपरिया में 10 हाई स्कूल, 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 3 डिग्री कॉलेज हैं। हालांकि यहाँ के लोगों की तालीम की ज़रूरत देखते हुए ये न सिर्फ कम है, बल्कि अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो इस मैदान में हमें मायूसी दिखाई देती है। यहाँ पर ये तालीमी इदारे हैं, इनमें मुस्लिम तलबा और तलबात की शरह ख़वानदगी की बात करें तो वो न सिर्फ बहुत कम है, बल्कि अक़लियती तबका बिलखुसूस मुस्लिम समाज का तालीमी फ़ीसद इंतहाई मायूस कुन है। सीधी सी बात है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाएगी। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम कोई शिकायत लेके किसी के पास नहीं जाते, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो। मुस्लिम समाज में हर मुस्लिम अपने आप को ये समझता है, चाहे वो चौथी फेल हो, लेकिन वो ये समझता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ। सबसे मेन बड़ी कमज़ोरी ये है हम में, और इसी कमज़ोरी की वजह से हम जो नाकामियों के दौर से गुज़र रहे हैं, हमारी नाकामी सामने झलकती है। जो हमारे कहना चाहिए कि हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं, एक छोटी सी कमेटी बना दें कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ये 5 लोग जो हमारे मुस्लिम समाज में गरीब तबके के हैं, जिनके राशन कार्ड नहीं है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उनसे
कह सकें या एक कमेटी बना सकें। मतलब रमज़ान शरीफ आते हैं, हम ज़कात लेके खड़े हो जाते हैं, साहब कोई लेने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम नहीं दे पाते हैं। मध्य प्रदेश के ज़िला होशंगाबाद के पिपरिया ही नहीं बल्कि पूरे गोंडवाना में मुस्लिम माशरा पसमानदगी का शिकार है। इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश बनने के बाद सूबे के इक़्तिदार पर जो पार्टियां काबिज़ रही हैं, उन्होंने गोंडवाना ही क्या मध्य प्रदेश के मुसलमानों की तालीमी तरक्की का कोई ख़ास खाका तैयार नहीं किया। मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज ने तालीमी तौर पर जो तरक्की की है वो ज़्यादातर उनकी अपनी कोशिशों का नतीजा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह हुकूमत अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम माशरे के मयार ज़िंदगी को बुलंद करने का दावा तो बहुत करती है, लेकिन इनके दावे की सच्चाई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, सूबे के आज़मीन हज को 2013 में हज हाउस से सफ़र हज पर भेजने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक वो हज हाउस बनकर तैयार नहीं हो सका। यही नहीं, अक़लियती तालीम को लेकर मौजूदा हुकूमत कितना संजीदा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मदरसा बोर्ड जिससे मुस्लिम तलबा की एक बड़ी तादाद तालीम हासिल करती है, उसका कुल सालाना बजट 12 लाख रुपए है। अगर इस रकम को साल के एतबार से आप देखेंगे तो एक साल में आपको 8,000 रुपये के करीब का इजाफा दिखाई देगा। यही नहीं, मसाजिद कमेटी की बजट भी ऐसे ही सूरत हाल से वाबस्ता है। हुकूमत के इस रवैये का ही सबब है कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश का मुस्लिम समाज पसमानदा से पसमानदा होता चला जा रहा है। मैंने अभी तक जो अनुभव किया है उसमें मुस्लिम समाज के लिए शासन की ओर से कोई ऐसी पहल नहीं की गई है कि जिससे वो जागरूक हो और शिक्षा की तरफ जागृत हो। और सामाजिक स्तर पर भी मैंने देखा है, सर्वे किया है कि हमारी जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनने भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि इनको शिक्षा की तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ें। हायर एजुकेशन की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी हमारा क्या है, बहुत ही पीछे है मुस्लिम समाज का। इसकी वजह सिर्फ यही है कि ना तो हमें शासन की ओर से कोई मदद मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है, और ना ही हमारे स्थानीय स्तर पर जो होना चाहिए वो मिल पाती है। होशंगाबाद जनूबी मध्य प्रदेश के शहरों में कलीद की हैसियत रखता है और यहाँ की फ़ज़ाओं में पिपरिया होशंगाबाद की शहरग है। यहाँ की बोली हिंदी ज़रूर है, लेकिन गोंडी बोली के साथ उर्दू के नग़मे भी गूंजते हैं। मध्य प्रदेश की उर्दू तारीख़ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ की उर्दू में गोंडवी के साथ बुंदेली और मालवी के असरात नुमाया तौर पर नज़र आएंगे। यहाँ के मदारिस में उर्दू ज़बान आवाम की कोशिश से ज़िंदा है, लेकिन इससे अलग हटकर उर्दू के लिए हुकूमत की सतह पर ज़मीन हमवार करने की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ने उर्दू की फ़ज़ा साजगार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उर्दू के लिए मध्य प्रदेश में हुकूमत के इक़दाम से ज़मीन इतनी तंग हो गई है कि सूबे में उर्दू मीडियम के स्कूल एक एक करके बंद होते जा रहे हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि गवर्नमेंट ने उर्दू के ताल्लुक़ से किसी किस्म का कोई फ़रोगियत मध्य प्रदेश में नहीं दी, और उर्दू के ताल्लुक़ से किसी किस्म का कोई भी सर्विस का कोई मामला नहीं है, जिसके कहें आप ज़रिया मुआश। तो ये बड़ी कमियां गवर्नमेंट की तरफ से रही हैं। इसके अलावा जो स्कूलों में गवर्नमेंट ने उर्दू पढ़ाने के ताल्लुक़ से जो ज़िक्र किया या जो सामान मुहैया कराया, वो सब चीज़ें स्कूलों में भी नहीं पढ़ाया जाता, और नहीं पढ़ाने की वजह ये है कि बच्चे फिर नहीं सीख पाते उर्दू। वजह ये है कि बच्चे स्कूलों में तो पढ़ नहीं रहे हैं। अब मदरसा अंजुमन इस्लामिया है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अरबी पढ़ाई जाती है, मगर वक्त मदरसे का जो वक्त है या बच्चे जो मदरसे में वक्त देना चाहिए वो वक्त नहीं दे पाते। उसकी वजह ये है कि हिंदी और इंग्लिश स्कूल में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि मदरसे की तरफ तवज्जो कम रहती है। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और उर्दू के लिए गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी स्कूल में किसी भी तरह की कोई क्लासेस नहीं चलाई जाती हैं, और हम इसके लिए काफ़ी सालों से कोशिशें भी करी हम लोगों ने। हम मस्जिद में यहाँ पे दोनों वक्त, मस्जिद में सुबह भी मदरसा लगाया जाता है और शाम के वक्त भी मदरसा लगाया जाता है, जिसमें अरबी के साथ उर्दू की खुसूसन तालीम दी जाती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, और आज हम मौजूद हैं पिपरिया में। पिपरिया ज़िला होशंगाबाद का एक हिस्सा है। आज़ादी से पहले जहाँ पर इसकी एक रोशन तारीख थी, लेकिन आज़ादी के बाद मुसलसल हुकूमतों के ज़रिए इसको इग्नोर किए जाने से इसकी तरक्की नहीं हो पाई।
यहाँ पर अगर हम उर्दू स्कूलों की बात करें, वक्फ इमलाक की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारी इमलाक हैं, लेकिन आज तक उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सका। क्या इसकी वजह तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिपरिया की ओवरऑल डेवलपमेंट की। सियासी पार्टियों के दावे और वादे से अलग हटकर अगर हम बात करें तो हमें देखते हैं कि मुस्लिम समाज ने भी यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए जो एक हमजहत कदम उठाना जाना चाहिए था, वो आज तक नहीं उठाया। क्या इसकी वजह? आइए डालते हैं एक नज़र। होशंगाबाद की तरह पिपरिया को भी मुश्तरका तहजीब की ही एक अलामत के तौर पर देखा जाता है। इसकी वजह यह है कि संतों और सूफिया की तालीमात को यहाँ के बाशिंदों ने न सिर्फ अपने दिल के करीब रखा है, बल्कि इसका अमली नमूना भी पेश करते हैं। दरियाए नर्मदा के किनारे और इससे मुतसिल इलाकों में कितने सूफिया ने अपना मसनद रश्द हिदायत बिछाया, इसके नक़ूश तारीख़ के और अवराक़ में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तमाम तीज त्योहार को मिलकर मनाने की रिवायत आज भी कायम है, लेकिन इस गहवारे मन की खस्ताहाली को देखने का किसी के पास वक्त नहीं। हालांकि मध्य प्रदेश के वज़ीर आला का चुनावी क्षेत्र बुधनी यहाँ से बहुत नज़दीक है, लेकिन इसकी तरक्की के असरात भी यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। मध्य प्रदेश की तश्कील से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियों का इक़्तिदार रहा है, एक कांग्रेस और दूसरा बीजेपी। दोनों पार्टियों ने इंतखाबात के वक्त पिपरिया और होशंगाबाद की तरक्की के लिए न जाने कितने दावे और वादे किए होंगे, लेकिन सही मानों में बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने पिपरिया ज़िला होशंगाबाद की तरक्की का कोई ख़ास मंसूबा आज तक नहीं बनाया। दोनों सियासी पार्टियों के इस मनफी रवैये का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश का ज़िला होशंगाबाद तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे है और यहाँ के आवाम आज भी खस्ताहाली का शिकार है। कांग्रेस को जब जब भी मौका मिला है तो उसने अल्पसंख्यकों के हित के लिए जो भी काम करने थे पूरी मुस्तैदी के साथ किए हैं। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की जब नगरपालिका रही पिपरिया में, तो यहाँ पर जो कब्रिस्तान है उसके लिए सीमेंट रोड का निर्माण, उसके लिए गेट का निर्माण एवं और भी जो बातें रखी गईं, उन सभी बातों को मानकर वो काम कांग्रेस ने किए हैं। पिछले बार जब कांग्रेस को सांसद मिला था होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र से, तब मुझे जो ध्यान है कि पचमढ़ी कब्रिस्तान में भी सीमेंट रोड सांसद निधि द्वारा दी गई और पिपरिया में भी जो एक मांग माइनॉरिटीज़ के लिए कम्युनिटी हॉल की रखी गई थी। कांग्रेस ने हमेशा माइनॉरिटीज़ की भावनाओं का ध्यान रखा है और उनके लिए काम किया। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा विकास कार्यों में हम कहीं पीछे नहीं हैं। जहाँ जहाँ समस्याएं जो आती गईं वो हम अवगत कराते रहे, सरकार ने हमें मदद की। जैसे हमारा बनखेड़ी ब्लॉक जो है हमारा बहुत पिछड़ा हुआ था लाइट में, आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। फीटर सब स्टेशन के कारण गांव की लाइट अलग हो गई हैं, शहर की लाइट अलग है और खेत की लाइट अलग है। खेत में हम 8 घंटे लाइट दे रहे हैं, 8 से 10 घंटे। हर ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में हम 24 घंटे की स्थिति में है, बहुत अच्छी। जब आप अंदाज़ लगा लें कि एक छोटी सी विधानसभा में इतने विकास हुए होंगे तो आप प्रदेश के, तो आप मैं नाम ही नहीं कहना पाऊँगा आपको, ये स्थिति है। जैसे लोगों ने, वहाँ के लोगों ने मांग की थी कि भैया यहाँ पर नगर पंचायत होना चाहिए, हमने प्रयास किया, नगर पंचायत हो गई। हमने पिपरिया में अंडरब्रिज है जो प्रोसेस पे है, काम चल रहा है उसका, एक तरफ से एयरपोर्ट जो बन गई है, केंद्र सरकार रेलवे की तरफ से बॉक्स बनना है, फंसना है, बॉक्स भी बन चुके हैं। हमारी पार्टी पहली बात कोई समाज से भेदभाव नहीं रखती है और मैंने कभी मुस्लिम समाज को कभी ये नहीं कहा कि ये मुस्लिम समाज के लोग। हमने विकास कार्यों में हमेशा उनको साथ लेके चला है। जब भी उनकी कोई डिमांड होगी, जब भी वो कोई मांग करेंगे, मैं हक से उनके लिए प्रयास करूँगा। आज़ादी के बाद पिपरिया ही नहीं, होशंगाबाद में भी जहां मुस्लिम समाज ने अपनी हमजहत नशोनुमा के लिए बेदारी का सबूत नहीं दिया, वहीं सियासी पार्टियों के नज़दीक इनकी हैसियत एक वोट बैंक से ज़्यादा की नहीं रही है। यही वजह है कि यहाँ के मुस्लिम बाशिंदों की तालीमी, माशरती और समाजी ज़िंदगी अबतर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे तक कांग्रेस ने इक़्तिदार संभाला और अब 2003 से यहाँ बीजेपी की हुकूमत है।
मध्य प्रदेश के आवाम ने इस उम्मीद के साथ कांग्रेस को इक़्तिदार से बेदखल किया था कि शायद बीजेपी इनके अधूरे ख्वाब को पूरा करे, लेकिन यहाँ भी इसे मायूसी ही हाथ लग रही है। मौजूदा हुकूमत की बात करें तो अक़लियती तबका इसके एजेंडे से बाहर दिखाई देता है। आज़ादी के वक्त के समय भी मुसलमान पंचर जोड़ रहा था और 60 साल बाद भी आज मुसलमान पंचर जोड़ रहा है। राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो मुसलमानों को, माइनॉरिटी को सिर्फ यूज़ करा गया है। रोज़गार के नाम पे राजनीतिक रोज़गार उन लोगों को, दोनों पार्टियों को, जो भी पार्टी रही हैं उन लोगों को राजनीतिक रोज़गार मिल गया, मगर मुसलमानों को आज भी कोई रोज़गार नहीं है। अगर रोज़गार की अगर आप बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल से शिक्षा से अगर स्टार्ट होंगे तो वो कमी आज भी है। मुसलमानों को ना तो कोई इस टाइप की कोई शिक्षा है जिसके थ्रू वो नौकरी या कोई रोज़गार प्राप्त कर सके। अगर शिक्षा होगी तो रोज़गार होगा। तो नीचे ही लेवल से गवर्नमेंट की पॉलिसी के लो, किसी भी पार्टी की पॉलिसी के लो, सिर्फ मुसलमानों को वोट के लिए यूज़ करा गया है और उस नाम पे आज तक वो काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में 52 अजला हैं और ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां वक्फ की इमलाक न हो। सूबे के दूसरे अजला की तरह यहाँ पिपरिया में भी वक्फिया इमलाक का एक बड़ा हिस्सा नाजायज़ कब्ज़े का शिकार है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हुकूमत के कौल अमल में कितना फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ तकरीबन 50 साल से वक्फ बोर्ड द्वारा किसी किस्म का कोई चुनाव नहीं हुआ और यहाँ पर जो भी वक्फ की ज़मीनें हैं या जायदाद है वक्फ की, ये यहाँ के मुसलमानों को कुछ भी पता नहीं है। और जो वक्फ की जायदाद है या कब्रिस्तान है उसके ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है। वक्फ बोर्ड एक नाम मात्र को ही रह गया है कागज़ों में। इसके अलावा वक्फ बोर्ड से कोई भी शिकायत की जाती है अतिक्रमण को लेके या किसी किस्म को भी लेके, वक्फ बोर्ड उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं देता। पिपरिया और ज़िला होशंगाबाद में मुस्लिम तबका और दूसरे तबकात की पसमानदगी के लिए जितना मध्य प्रदेश की सरकारें ज़िम्मेदार हैं, उतना ही यहाँ का मुस्लिम तबका और यहाँ बूदोबाश करने वाले दूसरे तबकात के लोग भी ज़िम्मेदार हैं। अगर मध्य प्रदेश के मुस्लिम समाज ने हुकूमतों के वादे और दावे से अलग हटकर अपनी इज्तमाइयत का मुजाहिरा किया होता तो कौमी सरबुलंदी के लिए अमली इक़दाम किया होता तो पिपरिया, होशंगाबाद क्या मध्य प्रदेश में मुसलमानों की तरक्की का नक्शा कुछ और ही होता। दोस्तों, आज़ादी के बाद पिपरिया की तालीमी, समाजी और आर्थिक सूरत हाल पर मबनी ETV का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हम इस पते पर लिख भेजिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। आदाब।